बड़ी खबर मिल रही है बिहार से। बिहार के औरंगाबाद में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। औरंगाबाद में लू से अब तक 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 35 से 40 लोग अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक अगर हम कुल मिलाकर बात करें, बिहार में लू से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में भी एक मौत कल हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही। भयंकर गर्मी और लू के चलते गुरुवार को 227 लोगों की कुल मौत हुई। इसमें सर्वाधिक 164 मौतें यूपी में हुई हैं। वहीं बिहार में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सर्वाधिक 20 मौत हुई है औरंगाबाद जिले में। दिल्ली में पहली मौत हुई है, जिस मजदूर की जान गई उसे 160 डिग्री का बुखार था। हरियाणा में भी 2 मौत हुई है। तो देखिए कैसे ये जो गर्मी है वो कहर बनकर टूट रही है, लोगों की मौत हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी हालत बेहाल है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिसमें 72 मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा वाराणसी और आसपास के जिलों में। वहीं 47 की मौत बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास हुई है। तो कुल मिलाकर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। मॉनसून की बात करें तो दिल्ली पहुंचेगा 27 जून तक, अनुमान लगाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली पहुंचने का अनुमान 27 जून तक का लगाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, केरल के दक्षिण पश्चिम मानसून में तय समय से 2 दिन पहले हालांकि दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम वो राज्य, राजस्थान, जो अभी बहुत ज्यादा तप रहे हैं गर्मी और लू से, यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के औरंगाबाद में गर्मी का कहर जारी है। लू से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 35 से 40 लोग अस्पताल में भर्ती है और लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आई। ना सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों में भी आलम कुछ ऐसा ही है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से आम जनमानस परेशान है। लेकिन बिहार में 12 लोगों की मौत हो गई है अब तक। पूरे देश की बात करें तो आंकड़ा 50 से पार है। 50 से ज़्यादा लोगों की अब तक इस लू की वजह से मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट भी बता रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जून में लोगों को राहत मिलते हुए नजर आएगी। रंजना, बढ़ते आगे, विपक्ष के आरोपों पर बोले सीएम नवीन पटनायक। उन्होंने कहा कि पांडेयन मेरे उत्तराधिकारी नहीं है। सीएम नवीन पटनायक ने कहा यह फैसला ओडिशा के लोग करेंगे। साथ साथ में उन्होंने कहा कि सीएम नवीन पटनायक के निजी सचिव, आपको बता दें कि वीके पांडेयन, पूर्व आईएएस पर सरकार के फैसले लेने का आरोप लगा है। तो देखिए, ये मामला तूल तब पकड़ा था जब नवीन पटनायक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और पांडेयन ने उनको फिर वहां पर संभाला। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि आखिरकार नवीन पटनायक को क्या हुआ, उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, और अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी। फिर ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ने लगा और अब फिलहाल ये बात कह रहे हैं नवीन पटनायक खुद कि उनका उत्तराधिकारी प्रदेश की जनता तय करेगी। पूर्व आईएएस पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे अन्य लोग, भारतीय जनता पार्टी भी के तमाम बड़े नेता भी कह रहे थे। लेकिन अब फिलहाल नवीन पटनायक ने खुद ये बात कही है कि एक तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मेरी हालत बिल्कुल स्थिर है। और दूसरी बड़ी बात वही कहते हुए भी नजर आए कि उत्तराधिकारी कौन होगा वो प्रदेश की जनता तय करेगी। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। डूंगरपुर केस में आजम खान को 10 साल की सजा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। डूंगरपुर केस में कोर्ट ने आजम को दोषी करार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही अखबारों में भी इसका जिक्र है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। शाहजहां शेख समेत 4 और लोगों के खिलाफ ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो बड़ा अपडेट इसमें है, संदेश खाली से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शाहजहां समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहली चार्जशीट ये दाखिल की गई है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले और इसी बीच ये जानकारी आपको देते चले, जहां इस पूरे मामले को लेकर संदेश खाली, जहां ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है और शाहजहां समेत 4 के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बंगाल की सियासत गरमाई रही और संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो इसका जिक्र करते हुए नजर आए, ममता बनर्जी पर निशाना साधा। फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी, संदेश खाली मामले को लेकर ईडी ने दाखिल की चार्जशीट और शाहजहां समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब इस पूरे
मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और शाहजहां समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। साक्षी और देखिए संदेश खाली वो मुद्दा जिसके ऊपर हमने देखा किस तरीके से सियासत गर्माती हुई नजर आई, ना केवल उस पर्टिकुलर जगह की पश्चिम बंगाल की बल्कि पूरे देश में किस तरीके से सियासी बवाल मचता हुआ नजर आया। उसके बाद में शाहजहां शेख के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं और कार्रवाई भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम लोग इस पूरे मुद्दे को भुनाते हुए नजर आते हैं। ईडी के रडार पर भी ये पूरा मुद्दा आता है। फिलहाल शाहजहां समेत 4 के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। आगे क्या कुछ होता है नजरें लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की। बेबी केयर सेंटर में बच्चों की मौत का पूरा मामला, आपको बता दें कि मालिक नवीन और डॉक्टर आकाश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनके ऊपर सुनवाई की और 14 दिन की हिरासत में उनको भेज दिया। आरोपी डॉक्टर आकाश ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। इस बीच जमानत याचिका कोर्ट 3 जून तक अपना फैसला सुनवाई करेगा कोर्ट इस पूरे मामले में। और अखबारों में भी देखिए इस खबर का जिक्र किया गया है और बताया गया है किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। ऐसे में राजकोट घटना का भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि दोनों घटना एक ही दिन में होती हैं। बेबी केयर सेंटर की बात की जाए तो 7 नवजात बच्चों की दिल्ली के विवेक विहार से स्थित बेबी केयर सेंटर में आग लगने की वजह से मौत हो जाती है। बेहद दुखद ये घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो नेता थे वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। बड़ी बात यह कि यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। वीके सक्सेना ने भी इस पूरे मामले के ऊपर एक्शन लिया है। फिलहाल कल दोनों आरोपियों की पेशी हुई जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपियों को भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रांची जमीन घोटाले मामले से जुड़ा हुआ आपको केस बताते हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये है कि हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है, यानी कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया। पीएमएलए कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब अगली पेशी होगी। और ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रांची जमीन घोटाला मामला जो कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आया था। सबसे पहले जैसे इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज होती है, उसके बाद आपने देखा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। वो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली पेशी होगी। देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन अभी फिलहाल ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन समेत कुल 8 लोग जिनकी न्यायिक हिरासत यहाँ पर बढ़ी है और 2 हफ्ते के लिए कोर्ट ने फैसला किया है इस न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का। तो ये देखिए लगातार आपको बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में दे रहे हैं। 13 जून को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा पेश। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ मामला जिसमें अपडेट आपको देंगे। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब 6 जुलाई तक बढ़ गई है। राउज़ेवेनी कोर्ट ने हिरासत को बढ़ा दिया है। तो एक तरफ जहां हेमंत सोरेन उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जिनको 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तीसरी तरफ बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की, उनकी मुश्किलें भी कम होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया है और फिलहाल अभी कोई राहत मिलने की उनकी उम्मीद नहीं है। अब 6 जुलाई तक रहने वाले हैं मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में और उसके बाद एक बार फिर सुनवाई होगी और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या उसके बाद राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से आफत बढ़ती हुई नजर आती है। राउज़ेवेनी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, कल उनको पेश किया गया था और ऐसे में उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अब होगी अगली मामले में सुनवाई 6 जुलाई को। बढ़ते आगे और देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर 1 जून को सुनवाई। बड़ी जानकारी, राउज़ेवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। और दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़ी धन शोधन मामले में नियमित जमानत के अनुरोध वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर रविवार को ईडी को नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शुरुआत में ईडी को शनिवार तक केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया था और बाद में ईडी द्वारा जवाब देने के लिए और समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जून को तय किया था। हालांकि न्यायाधीश ने ईडी को केजरीवाल की एक और अर्जी पर शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर 1 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। केजरीवाल फिलहाल इस मामले में 1 जून तक उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है और वो तस्वीरें भी लगातार आपने देखी कि किस तरह से जब जेल से वो बाहर आए अंतरिम जमानत पर तो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है जहां केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर का रुख
रुख करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। 19 अगस्त को पुणे कोर्ट में पेश होने का आदेश राहुल गांधी को दिया गया है। सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर यह नोटिस दिया गया। पूरा ये मामला सावरकर पर टिप्पणी को लेकर है। आपको बता दें कि सात्विकी सावरकर ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत और क्रांतिकारी विनायक सावरकर के पोते हैं और उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद में बवाल मचता हुआ नजर आया। सावरकर पर झूठे स्टेटमेंट देने का आरोप है। उनके पोते ने फिलहाल शिकायत दर्ज कराई। नोटिस अब राहुल गांधी को जारी हुआ है। पुणे कोर्ट में पेश होना है राहुल गांधी को। 19 अगस्त को पुणे कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश। महिमा, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक तो ये मामला आपको साक्षी ने बताया और इस तरह के और भी मामले, जैसे कि गृहमंत्री अमित शाह पर भी टिप्पणी का एक और मामला था। आगे बढ़ते हैं और केदारनाथ से खबर आपको बताते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बीच दर्शन करने पहुंच रहे हैं यात्री। मौसम बहुत सुहावना हो चुका है, वहां पर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन रास्तों पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। तब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवाया था वो लोग ही पहुंच पा रहे हैं और इसी बीच वहां पर हल्की हल्की बूंदाबांदी, लोगों को आप देख सकते हैं रेनकोट पहनकर लोग पहुंचे। ऊंची ऊंची चोटियों पर अगर बात करें तो हिमपात भी हो रहा है, लेकिन ये मौसम एक तरफ जहां सुहावना है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही कि आप सावधानी बरतिए, क्योंकि रास्तों पर फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में आने जाने में जो लोग ड्राइव करके आ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी बढ़ती हुई उनकी नज़र आ रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर दिन बाबा केदार के दर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा केदार के दर्शन के लिए देश भर से, अलग अलग राज्यों से दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर मौसम अब सुहावना भी है। तो मौसम सुहावना है, लेकिन जो दर्शनार्थी उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत यहाँ पर बढ़ती हुई, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी पुणे पोश केस में आरोपी डॉक्टर्स पर शिकंजा अब कसा जा रहा है। 5 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं दोनों डॉक्टर्स। मां से बदला गया था नाबालिग का ब्लड सैंपल। आरोपी डॉक्टर का कबूलनामा 50 लाख में ये डील हुई थी और उसके बाद इस काम को अंजाम दिया गया। पहली किश्त के 3 लाख रुपए मिल गए थे, 2 लाख रुपए से बकाया थे। साक्षी, क्या कुछ और जानकारी और आपके पास? पलक, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई। इसमें लिखा है कि डॉक्टरों ने नाबालिग की जगह पर महिला का ब्लड सैंपल ले लिया था। पुणे के पोर्श कार हादसे में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में हादसे के बाद में शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था नाबालिग, उसका ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि यहाँ पर ससून में डॉक्टर्स के नमूनों यानी कि सैंपल्स को किसी महिला के ब्लड सैंपल के साथ में बदला गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की पहचान की कोशिश अभी की जा रही है। दैनिक भास्कर में जानकारी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला नाबालिग की मां ही है। हालांकि पुलिस द्वारा किया गया जो टेस्ट है उससे जो ब्लड के सैंपल्स हैं वो मेल नहीं खाते हैं, इसीलिए इसको लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। कंफर्मेशन नहीं, पुष्टि हो गई है। और इसी वजह से पलक कल ये खबर भी आई थी कि जो नाबालिग बच्चे की मां है वो फिलहाल फरार चल रही है, जिसको ढूंढने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी ओर नाबालिग आरोपी के खून के सैंपल कूड़ेदान में फेंके जाने का भी दावा किया गया। हालांकि अब पुलिस जांच से पता लगा रही है कि ये ब्लड सैंपल किसी अज्ञात शख्स को दिए गए थे और किस तरीके से पहुंचते हैं। तमाम सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। सियाचिन में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पॉइंट NJ 9842 पर गश्त की और इसके बीच आपको यह भी बता दें कि NG 9842 चीन के पास में सियाचिन ग्लेशियर में भारत का उत्तरी छोर है। सियाचिन की यह जगह 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि देते हुए भारत के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। इस बीच किस तरीके से कड़ी मुशक्कत के बाद में इस पॉइंट पर पहुंचा गया और ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर जवानों के द्वारा दी गई। और सियाचिन वो पॉइंट है जहां पर 13 अप्रैल 1984 को भारत का झंडा लहरा दिया था। 1984 में 13 अप्रैल को वैशाखी थी और इस दिन पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस दिन ऐसा करेगा। तो सियाचिन वो पॉइंट है जहां पर भारत अपना झंडा फहरा चुका है। बुलेट ट्रेन का इंतजार अब जल्द होगा खत्म, जोरों पर है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम। जल्दी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम लगातार जारी है। नवी मुंबई में 394 मीटर लंबी टनल बनकर अब तैयार हो चुकी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने के लिए काम तेजी से हो रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की ओर से ये जानकारी दी गई कि नवी मुंबई में 394 मीटर की लंबी सुरंग अब बनकर तैयार हो चुकी है।
घनसोली में अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग पर फिलहाल काम चल रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम भी तेज कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत खुदाई का काम पिछले साल 6 दिसंबर को शुरू हुआ था। बढ़ते खबरों में आगे, घाटकोपर होर्डिंग का मामला, बीएमसी का इंजीनियर गिरफ्तार। इस पूरे मामले में होर्डिंग लगाने के लिए लिया गया था स्थिरता प्रमाण पत्र। ये जानकारी देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ, मौत की खबर सामने आई। फिलहाल ये तस्वीर जहां होर्डिंग लगाने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया था और घाटकोपर होर्डिंग मामले में बीएमसी का इंजीनियर क्योंकि अरेस्ट बड़ा किया गया। हादसा हो गया था मुंबई में, आंधी चली, तूफान हुआ और उसके बाद ये होर्डिंग गिरा। इस होर्डिंग में दबकर मौत की खबर भी सामने आई थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे और उसके बाद से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज हो गई थी। बाकायदा एसआईटी का इसमें गठन किया गया था और एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही थी कि क्या वाकई में वहां पर परमिशन थी, नहीं थी। और इसमें अब ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि बीएमसी का जो इंजीनियर है वो गिरफ्तार हो गया है। खबर आपको बताते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हत्या का मामला सामने आया। बड़ी खबर मिल रही है। देर रात एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हत्या का मामला सामने आया। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देर रात एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि क्या पहले से कोई रंजिश थी या फिर अन्य कोई कारण रहा। कैमरास खंगाले जा रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन दिल्ली से एक और बड़ी खबर, शास्त्री पार्क इलाके में हत्या कर दी गई देर रात एक व्यक्ति की चाकू मारकर, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है।